हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में बीए सिक्स सेमेस्टर हिस्ट्री के पेपर सेकंड का टॉपिक औपनिवेशिक काल में भू राजस्व प्रणाली, जैसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, जिसमें क्या क्या है। स्थायी बंदोबस्त है, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी है, रैयतवाड़ी एंड महलवारी सिस्टम। तो शुरू करते हैं। बंगाल का स्थायी भू बंदोबस्त। पृष्ठभूमि पढ़ेंगे सबसे पहले इसकी। 1786 ईस्वी में कंपनी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा। कॉर्नवालिस की नियुक्ति के समय उसे यह स्पष्ट आदेश दिए गए थे कि भारत में ऐसी भूकर व्यवस्था स्थापित करे जिससे कंपनी के साथ साथ कृषकों को भी लाभ पहुंचे। अतः कॉर्नवालिस ने भारत आते ही सर्वप्रथम बंगाल की भूकर व्यवस्था का अध्ययन किया। उसने इसमें राजस्व बोर्ड के प्रधान सर जॉन सोर एवं अभिलेख पाल जेम्स ग्रांट का भी सहयोग लिया। कार्नवालिस एवं उसके दोनों सहयोगियों के समक्ष तीन प्रश्न प्रमुख रूप से सामने थे। प्रथम प्रश्न था कि व्यवस्था जमींदार के साथ की जाए या कृषक के साथ की जाए। द्वितीय प्रश्न था कि शासन को भूमि की उपज का कितना भाग मिलना चाहिए। तृतीय प्रश्न था कि व्यवस्था स्थायी हो अथवा कुछ वर्षों के लिए हो। प्रथम प्रश्न के संदर्भ में सर जॉन सोर का मानना था कि जमीन का स्वामी जमींदार है और वह जमीन को अपनी इच्छा अनुसार बेच भी सकता है। उसके पश्चात जमीन पर उसके बच्चों का आधिपत्य है। ग्रांट का मानना था कि समस्त भूमि पर सरकार का अधिकार है। जमींदार तो मात्र भूमि पर संग्रह करता ही है, सरकार चाहे तो जमींदार को हटा भी सकती है। कार्नवालिस इंग्लैंड से एक जमींदार परिवार से संबंधित था, अतः उसने शोर के विचारों का समर्थन किया। इधर कंपनी अभी इस स्थिति में नहीं थी कि वह कृषकों से सीधे संपर्क कर सके। अतः अंततः प्रथम प्रश्न का निर्णय जमींदारों के पक्ष में हो गया। द्वितीय प्रश्न के संबंध में ग्रांट कर की अधिकतम सीमा 1765 ईस्वी में लिए जाने वाले कर तक निश्चित करना चाहता था। शोर की धारणा थी कि 1765 ईस्वी में कर की सीमा आज की दृष्टि से कम है। अंततः 1790-91 में ईस्वी में जितना कर संग्रह किया गया था उसे आधार माना गया। 1790-91 में कुल कर 2 करोड़ 68 लाख रुपए था। तृतीय प्रश्न के संदर्भ में शोर की धारणा थी कि व्यवस्था 10 वर्ष के लिए होनी चाहिए, परंतु कार्नवालिस का मानना था कि 10 वर्ष का समय इतना कम होता है कि जमींदार स्थायी सुधार करने में असमर्थ रहेंगे। अतः व्यवस्था को स्थायी रूप से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने स्वीकार कर लिया। अब ये व्यवस्था क्या थी? ये थी 1790 ईस्वी में भूव्यवस्था 10 वर्ष के लिए घोषित की गई, किंतु 22 वर्ष 1793 ईस्वी को इसे स्थायी घोषित कर दिया गया। इस स्थायी भू व्यवस्था के अनुसार जमींदारों को भूमि का स्थायी रूप से स्वामी मान लिया गया। भूमि के लगान का 8/9 भाग उन्हें कंपनी को देना था। जमींदार 1/9 भाग अपने पास रख सकेगा। यदि लगान नियमित रूप से अदा ना किया गया तो कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह जमींदार से सारी भूमि छीन सकती है। कृषकों को जो लगान जमींदार को देना पड़ता था वह भी पट्टे द्वारा निश्चित कर दिया गया। न्यायालय की स्वीकृति के बिना उसमें वृद्धि नहीं की जा सकती थी। और देखते हैं स्थायी बंदोबस्त के लाभ क्या है। कार्नवालिस की स्थायी व्यवस्था में गुण एवं दोष दोनों ही विद्यमान थे। मार्शमैन के अनुसार यह एक निर्भीकता, वीरता एवं बुद्धिमत्ता की योजना है। इसी प्रकार पीई रॉबर्ट्स ने लिखा है, स्थायी भू बंदोबस्त में उस अस्त व्यस्त प्रणाली की अपेक्षा जिसके स्थान पर लाया गया था कई महत्वपूर्ण लाभ थे। संक्षेप में समकालीन विचारकों के द्वारा इस व्यवस्था के जो लाभ बताए गए हैं उनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। जैसे आर्थिक क्षेत्र में क्या लाभ है। स्थायी भू प्रबंध द्वारा भूमि कर की राशि निर्धारित कर दी गई थी। इससे सरकार को आय निश्चित हो गई। अब वर्षा कम हो या अधिक, भू राजस्व की ओर से सरकार निश्चिंत हो गई। अब जमींदार एवं सरकार दोनों ही प्रतिवर्ष भूमि कर की रकम निश्चित करने के झमेले में बच गए। यह आशा की गई कि कृषि व्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। जमींदार वर्ग कृषि के नए नए प्रयोग, उर्वरक का प्रयोग, फसलों का बदलना इत्यादि अपनाएंगे। दूसरा था राजनीतिक क्षेत्र। राजनीतिक दृष्टि से भी स्थायी व्यवस्था ने कंपनी को लाभान्वित किया। यह आशा की गई कि यह व्यवस्था राजभक्त जमींदारों को एक वर्ग तैयार कर देगी, क्योंकि कंपनी ने उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने का पूर्ण प्रयत्न किया है। निसंदेह रूप से 1857 के विद्रोह में तो बंगाल के जमींदारों ने सरकार का साथ दिया है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार राजनीतिक दृष्टि से भी यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। जमींदार लोग ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा में रुचि लेने लगे। विद्रोह के समय भी इनकी वफादारी दृढ़ रही। इस दृष्टिकोण से ये व्यवस्था सफल रही। शीतन काल ने
तो यहाँ तक कि कहा कि इस व्यवस्था के राजनीतिक लाभों से इसकी आर्थिक हानियों को संतुलित कर दिया। कंपनी को सबसे बड़ा लाभ यह भी मिला कि कंपनी के योग्य अधिकारियों की संख्या न्यायिक कार्यों में लगी। तीसरा क्या है इसका लाभ? तीसरा लाभ ये है कि अल्पकालीन व्यवस्था के दोषों से छुटकारा है। जैसे स्थायी व्यवस्था में अल्पकालीन व्यवस्था के दोष नहीं थे। कृषकों को तंग करना, व्यवस्था के अंतिम दिनों में भूमि में कम फसलें उगाने और रुझान जिससे कि कम कर देना पड़े आदि अब ना रहे, क्योंकि कर की राशि तो निश्चित थी। अतः प्रभुत्व उत्पादन को प्रोत्साहन, यानी प्रभुत्व उत्पादन ज्यादा उत्पादन होने लगा। इस प्रकार लाभों के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि स्थायी प्रबंध से लाभ हुए हैं। अब स्थायी व्यवस्था के हमने लाभ पढ़े, अब स्थायी व्यवस्था के दोष पढ़ेंगे। कॉर्नवालिस की बंगाल भूव्यवस्था के कतिपय स्थायी लाभ अवश्य हुए थे, किंतु इसने शीघ्र ही उत्पीड़न व शोषण के तांडव नृत्य को जन्म दे दिया। यही कारण है कि होम्स महोदय ने इस संबंध में लिखा है कि स्थायी बंदोबस्त निराशामयी भूल थी। निसंदेह इस व्यवस्था ने ऊपर से तो सामंतवादी प्रवृत्ति को जन्म दिया, किंतु भीतर से दास प्रवृत्ति को भी अपन पाया। संक्षेप में इस व्यवस्था के दोषों को इस प्रकार इंगित किया जा सकता है। जैसे पहला है आर्थिक क्षेत्र। बंगाल की स्थायी भू व्यवस्था के समय भूमि कर की राशि का आधार 1790 या 91 की ईस्वी की भूकर दरों के आधार पर निर्धारित कर दिया गया था। इस समय यह ध्यान नहीं दिया गया था कि उत्पादन व भूमि के मूल्य भविष्य में बढ़ेंगे। इसका परिणाम यह हुआ कि भविष्य में उत्पादन व भूमि के मूल्य बढ़ने पर सरकार को अतिरिक्त धनराशि प्राप्त न हो सकी। स्थिति यह थी कि 1901 में जो कर जमींदार कृषक से ले रहा था उसका मात्र 28% ही सरकार को मिल पाता था। 1793 में निर्धारित भूमि कर 1954 तक इसी प्रकार जारी रहा। अब देखते हैं इससे क्या आगे क्या हुआ। इस व्यवस्था से कंपनी की ही नहीं बंगाल की भी आर्थिक हानि हुई। जमींदार वर्ग अधिक से अधिक किराया वसूल करने लगे थे। भूमि सुधार की ओर उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया। व्यवस्था के अनुसार सरकार को मिलने वाली रकम में परिवर्तन बिना न्यायालय की अनुमति के संभव नहीं था, परंतु जमींदार किसान से लेने वाले करों की दरों में वृद्धि के लिए पूर्ण स्वतंत्रता था। जमींदारों ने समयानुसार कृषकों से लिए जाने वाले करों में वृद्धि की। दूसरा है सरकार व कृषक के मध्य सीधे संपर्क का अभाव। जैसे स्थायी भूव्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह था कि इस व्यवस्था ने कृषि व सरकार के मध्य खाई को और अधिक चौड़ा कर दिया। सरकार व कृषक के मध्य जमींदार वर्ग बिचौलिए के रूप में सामने उभरा। कई स्थानों पर तो सरकार व कृषक के मध्य 50-50 मध्यस्थ हो गए, आधे आधे का। इस मध्यस्थता का संपूर्ण बोझ कृषक वर्ग पे ही पड़ा। कारवर महोदय के ने ठीक ही लिखा है, युद्ध काल महामारी से नीचे अनुपस्थित जमींदार ही है जो ग्रामीण समुदाय के लिए सबसे बुरी है। स कंपनी को राजनीतिक हानि। यह ठीक है कि बंगाल के भू व्यवस्था ने सरकार को एक जमींदार समर्थक वर्ग प्रदान कर दिया था, किंतु अब करोड़ों व्यक्ति अंग्रेजों से नाराज हो गए। समाज आसामी व जमींदार इन दो वर्गों में स्पष्ट रूप से विभक्त हो गया। इसका तीसरा है सामाजिक हानि। बंगाल की भूव्यवस्था ने जमींदार को भूमि का मालिक बना दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि कल जो भूमिपति थे अब वे जमींदारों के कृपा पात्र बन गए और किराएदार की श्रेणी में आ गए। भारत के संपूर्ण इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ था। और इसमें एक सूर्यास्त का नियम है, जो बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ठीक है कि इस व्यवस्था ने जमींदारों को भू स्वामी बना दिया था, किंतु जमींदार वर्ग भी इससे पूर्ण संतुष्ट ना था। जमींदार वर्ग भूमि संग्रह के सूर्यास्त के नियम से अत्यंत दुखी था। जमींदारों को निश्चित दिन सूर्यास्त से पूर्व राजकोष में धन जमा करना होता था। यदि कोई जमींदार निश्चित दिन सूर्यास्त से पूर्व कर जमा नहीं कर पाता था तो भूमि जब्त कर ली जाती थी। 1757 से 98 में तो लगभग 17% जमींदारों की भूमि का सरकार ने नीलाम किया था। इस प्रकार नए नए जमींदारों के आने से किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा था। अब देखते हैं और क्या है। महलवाड़ी व्यवस्था, आगे चलो इसे भी पढ़ते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कंपनी ने स्थायी व्यवस्था से जिन लाभों की आशा की थी वह उसे पूर्ण रूप से प्राप्त ना हो सके। यदि यह व्यवस्था 40 से 45 वर्षों के लिए लागू की जाती तो संभवतः कुछ लाभ कंपनी को मिलते। शाश्वत रूप से भावी पीढ़ी को बांधना किसी भी दृष्टि से तर्कसंगत नहीं था। राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से यह व्यवस्था निसंदेह प्रशंसनीय नहीं की कही जा सकती। यही कारण है कि स्वतंत्र भारत सरकार ने 1955 ईस्वी में राजकोष से जमींदारों को धन देकर वेस्ट बंगाल एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स एक्ट पास कर इस स्थायी बंदोबस्त को समाप्त कर दिया। और जैसे हमने स्थायी बंदोबस्त पढ़ा उसी प्रकार ये दूसरी प्रकार की व्यवस्था है जिसे कहते हैं महलवाड़ी व्यवस्था।
देखते हैं क्या है पृष्ठभूमि। उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा अवध के, जिसे वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश कहा जाता है, अंग्रेजों के अधीन ने आया था, यानी धीरे धीरे आया था उनके अधीन। 1801 ईस्वी में अवध के नवाब द्वारा अभ्यर्पित जिले इलाहाबाद व उसके आसपास के क्षेत्र कंपनी को प्रदत्त कर दिए गए। यमुना एवं गंगा के मध्य का भूभाग दैत्य आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात कंपनी के हाथों में आया था। 1817 से 1818 में होने वाले अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात तो लॉर्ड हेस्टिंग ने उत्तरी भारत के अधिकांश क्षेत्र प्राप्त कर लिए थे। उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध में इसमें पंजाब व मध्य प्रदेश भी सम्मिलित था। भूकर व्यवस्था स्थापित करने के संदर्भ में आयुक्तों के बोर्ड बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स के सचिव मैकेंजी ने 1819 ईस्वी में यह सुझाव दिया कि भूमि का सर्वेक्षण किया जाए, भूमि में लोगों के अधिकारों का लेखा तैयार किया जाए एवं यह निश्चित किया जाए कि भूमि कर कितना लेना है। यह भी निश्चित किया जाना चाहिए कि भूमि कर की व्यवस्था क्या हो। 1822 ईस्वी के रेगुलेशन द्वारा मैकेंजी के इस सुझाव को कानूनी रूप देते हुए यह भू भाटक लैंड रेंट का 30% निश्चित कर दिया गया। यह भी घोषित किया गया कि यह कर जमींदार कोष में जमा करेंगे। जहां जमींदार ना थे वहां इसे ग्राम सभा जमा करने हेतु उत्तरदायी बनाई गई, यानी जिम्मेदारी बनाई गई, किंतु यह व्यवस्था शीघ्र ही असफल हो गई। 1835 ईस्वी में रेगुलेशन एक्ट द्वारा भूमि की उपज तथा भूमि भाटक का सही अनुमान लगाने की विधि को सरल किया गया। खेतों के मानचित्र पर पंजियां बनाई गई और नई योजना अस्तित्व में आई, जो मार्टिन वर्ड के निरीक्षण में आरंभ हुई। यानी जो महलवाड़ी व्यवस्था किसका निरीक्षण में आरंभ हुई? मार्टिन वर्ड के। और जो स्थायी बंदोबस्त थी वो कॉर्नवालिस द्वारा। पूछ लिए जाते हैं संस्थापक कौन है। क्या थी व्यवस्था? मार्टिन वर्ड, जिनकी देखरेख में नई व्यवस्था प्रारंभ हुई। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था के प्रवर्तक फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। किन्हें? मार्टिन वर्ड को। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत सरकार ने हमेशा के लिए नहीं बल्कि कुछ स्थानों पर 30 वर्ष के लिए, कुछ अन्य स्थानों पर 20 वर्ष के लिए राजस्व निर्धारित किया। स्थायी समझौतों की भांति यह समझौता अलग अलग जमींदारों के साथ नहीं बल्कि सारे गांव के साथ किया गया। इस व्यवस्था के अनुसार सारा गांव सम्मिलित रूप से और गांव का प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग रूप से सारे गांव के लगान की अदायगी के लिए उत्तरदायी बन गया। भूमि समस्त ग्राम सभा की सम्मिलित रूप से होती थी, जिसे भागीदारों का समूह बॉडी ऑफ कोशेयर्स कहते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव की ओर से गांव का नंबरदार गांव को निश्चित लगान देने के संबंध में हस्ताक्षर करता था। गांव की सम्मिलित लगान के में गांव का प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी जोतों के अनुसार राशि देता था, अतः गांव का प्रत्येक व्यक्ति जब तक अपनी जमीन का लगान देता रहता था तब तक वह अपनी जमीन का मालिक बना रहता था। यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि को छोड़ देता था तो ग्राम सभा इस भूमि को संभाल लेती थी। इस बंदोबस्त में आय का 3/4 भाग सरकार का होता था। जहां तक भाटक के प्रतिशत का प्रश्न था, इसकी अधिकता के कारण कृषक वर्ग में असंतोष बढ़ता ही गया। और इसका स्वरूप क्या है देखते हैं। मालवाड़ी व्यवस्था अनेक वर्षों के अध्ययन और विचार विमर्श के बाद लागू की गई थी। इसके द्वारा यह कहा गया था कि महल अथवा गांव की समस्त भूमि, यानी महल को क्या कहा गया है? गांव की समस्त भूमि का बंदोबस्त किया जाएगा और सामान्यतः एक ही व्यक्ति के नाम से उस महल की भूमि व्यवस्था लागू होगी। इसके साथ ही भागीदारों के हितों की भी रक्षा की गई, जिनके साथ अलग से बंदोबस्त नहीं किया गया। यदि भू राजस्व की अदायगी के लिए सदर मालगुजार के जिम्मेदार था, किंतु सहभागीदार यदि आवश्यक समझे तो अपने हिस्से को अलग करा सकता है था। सदर मालगुजार के संदर्भ में निर्णय जिला कलेक्टर की उपस्थिति में ग्राम समुदाय द्वारा किए जाने की व्यवस्था थी। अन्य जो सहभागीदार थे वे अपनी भूमि के स्वामी माने गए थे और जब तक वे सदर मालगुजार के माध्यम से अपने हिस्सों की अदायगी करते रहेंगे तब तक उनको कोई भी अपदस्थ नहीं कर सकता था। किंतु यह भी प्रावधान था कि राजस्व की अदायगी में बकाये के लिए यदि सदर मालगुजार दोषी होगा तो इसका परिणाम सहभागीदारों को नहीं उठाना पड़ेगा, जिसका नाम सरकारी अभिलेखों में नहीं दर्ज होगा। ऐसी स्थिति में सहभागीदार अपने हिस्सों की भूमि का बंदोबस्त कलेक्टर के माध्यम से प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार ऐसे सहभागीदार जिनके साथ बंदोबस्त उनके नाम से नहीं हो सकता था, भविष्य में वे चाहें तो अवश्य अपना नाम पंजीकृत करा सकते थे और अपने लिए अलग से भू स्वामित्व के अधिकार की सरकार से संपुष्टि करा सकते थे। मालवाड़ी बंदोबस्त 30 वर्षों की समयावधि का था और इसके उपरांत इसमें आवश्यक संशोधनों के साथ फिर से बंदोबस्त का अधिकार सरकार ने अपने पास सुरक्षित रखा था।
व्यवस्था के गुण दोष, यानी जो माहलवाड़ी व्यवस्था है उसके गुण और दोष क्या है। माहलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत समय समय पर लगान की राशि निर्धारित करने की व्यवस्था थी। यह था सरकार को समय समय पर अलग अलग किस्म की जमीनों की उत्पादकता की जानकारी प्राप्त करने का मौका मिलता रहता था। लगाने की राशि जमीन की उत्पादन क्षमता, उसमें उगाई जाने वाली फसलों और उसकी फसल मूल्य के अनुसार निर्धारित की जाती थी। एक बार निर्धारित राशि पूर्ण अवधि तक चलती रहती थी। उपयुक्त लाभों के होते हुए भी इसके दोषों से इनकार नहीं किया जा सकता था। महलवाड़ी प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह था कि गांव के बड़े लोग जैसे नंबरदार आदि अपने विशेषाधिकारों का अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करते थे, क्योंकि ग्राम सभा की ओर से इन्हें लोगों ने सरकार से समझौता किया था। अतः लगान के संबंध में भी सरकार इन्हीं से बात करती थी। अतः नंबरदार एवं अन्य बड़े लोग सरकार एवं ग्रामीणों के मध्य मध्यस्थी का कार्य करते थे। मध्यस्थ गांवों को बहुत सारी जमीन अपने कब्जे में कर लेते थे। गांव के छोटे किसानों का सरपंच लोग क्रूरता से दमन करते थे। वास्तविक रूप में छोटे किसानों को बहुत मामूली सा मुआवजा दिया जाता था और उससे संपूर्ण उपज बड़े बड़े मालिकों के पास चली जाती थी। उत्तर भारत की इस बंदोबस्त 1805, जिसके अनुसार सरकार ने आय का 3/4 का दावा किया था, वह जांच पड़ताल जरूरी थी। न बहुत ही दमनाता प्रमाणित हुआ था। अधिकारों के रिकॉर्ड अथवा अर्थात खाता खतौनी तैयार करने के लिए जो जांच पड़ताल जरूरी थी, वह आगे नहीं बढ़ सकी। खेतों की उपज के संबंध में ब्यौरेदार व जांच पड़ताल परेशान करने वाली और व्यर्थ साबित हुई। बंदोबस्त में सुधार का कार्य बहुत धीमा गति से हो रहा था। विलियम कैरी ने लिखा है कि बंदोबस्त में सुधार का कार्य इतनी धीमी गति के साथ हो रहा था कि इसके प्रारंभ के 30 वर्षों की समाप्ति के बाद ही अनुमान लगा गया कि कार्य को पूर्णत्व रूप देने में अभी 60 वर्ष लगेंगे। और क्या है, बंदोबस्त के कार्य में धीमी प्रगति का यह कारण यह था कि अनुभवी व प्रशिक्षित राजस्व विभाग के अधिकारियों की अत्यंत कमी थी। कानून के तहत बंदोबस्त के समस्त कार्य जो कि विवादों से संबंधित थे और उनकी जांच पड़ताल करनी थी, इसके लिए केवल यूरोपीय अधिकारी ही अधिकृत थे। इस प्रकार संपूर्ण प्रकरण में व्यापक सुधार की आवश्यकता थी। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था देखते हैं क्या है। रैयतवाड़ी व्यवस्था से तात्पर्य रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रवर्तक थॉमस मुनरो है। इस रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन लाया था? थॉमस मुनरो। महलवाड़ी में लाए थे मार्टिन वर्ड, और जो स्थायी बंदोबस्त था उसमें लाए थे कॉर्नवालिस। थॉमस मुनरो ने इस प्रणाली को सर्वप्रथम मद्रास के बड़ा महल जिले में 1792 ईस्वी में लागू किया था। इस पद्धति के अंतर्गत यह माना गया कि रैयत किसान ही भूमि का वास्तविक स्वामी होता है, अतः कर भी सीधे उसी से वसूल किया जाना चाहिए। इस प्रणाली के अंतर्गत सरकार व किसान के बीच किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं थी। मुद्रों का यह भी विचार था कि कर निर्धारित करते समय किसानों से भी विचार विमर्श किया जाना चाहिए। 1792 ईस्वी में जब यह प्रणाली मद्रास में लागू की गई, तो भूमि कर कुल उपज का 50% किया गया था, यानी आधा आधा फसल का। किंतु अधिक भूमि कर होने के कारण किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। इस मामूली सी बात है, और क्या। अतः 1807 ईस्वी में भूमि कर को घटाकर 33% कर दिया गया। 33% भी बहुत है। यह भूमि कर भी किसानों के लिए अधिक था, क्योंकि उनसे यह कर संपूर्ण ग्राम सभा की भूमि को आधार मानकर वसूल किया जाता था, जिसमें उपज कैसी हुई है इसको ध्यान में नहीं रखा जाता कि कर वसूल करने का कार्य जिलाधिकारियों को सौंपा गया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत अवधि के विषय में अधिकारियों में मतभेद था। कुछ लोग बंदोबस्त की अवधि 10 वर्ष रखना चाहते थे, जबकि कुछ लोगों का विचार था कि यह दीर्घकालीन होनी चाहिए। अंततः इसके लिए 30 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई थी। थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में जब मद्रास का गवर्नर बना, तो उसने इस प्रणाली को संपूर्ण मद्रास प्रांत में लागू कर दिया। कालांतर में यही प्रणाली बम्बई प्रांत में लागू कर दी गई। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था का स्वरूप। रैयतवाड़ी व्यवस्था एक ऐसी भूमि व्यवस्था थी जिसमें सीधे रैयत का कृषक के साथ बंदोबस्त किया गया। इस प्रणाली में जमींदार, नंबरदार या तालुकेदार जैसा कोई बिचौलिया नहीं था, जो किसान और सरकार के बीच मध्यस्थता करता। रैयत और सरकार के बीच सीधा संबंध था। रैयत को भूमि का स्वामी बना माना गया तथा उसका यह अधिकार अनुवांशिक बनाया गया। रैयत को अपनी भूमि को बेचने या गिरवी रखने का अधिकार दिया गया। इस व्यवस्था के तहत बंदोबस्त को स्थायी नहीं बनाया गया तथा इसे नियमित रूप से 1820 से 30 वर्षों के बाद संशोधित कर दिया जाता था, और आमतौर पर राजस्वी मांग को बढ़ा दिया जाता था। प्रत्येक गांव की भूमि का सर्वेक्षण हुआ और भूमि संबंधी दस्तावेज तैयार हुए, जिसमें प्रत्येक रैयत की भूमि का विवरण अंकित था। इस अभिलेख में रैयत का नाम, पता, उगाई गई फसलों का विवरण प्रतिवर्ष लिखा जाता था।
सर्वेक्षण के समय भूमि की उत्पादकता किस्म फसलों को दृष्टि में रखा गया था। कुछ वर्षों की पैदावार को दृष्टि में रखते हुए एक वर्ष का औसत निकाला गया और इस उत्पादन का 45% भाग भू राजस्व के रूप में लेने की बात तय की गई। और उपज को नगद राशि में बदलने के लिए स्थानीय बाजार भाव को दृष्टि में रखा गया। भू राजस्व का संग्रह सीधे सरकारी कर्मचारी करते थे। सरकार ने जमीन की उत्पादकता और उस पर होने वाले फसल के अनुमान भूमि का वर्गीकरण किया। कुछ वर्षों तक उसमें कितना औसत उत्पादन हुआ इसके आधार पर जमीन की अनाज की दृष्टि से कीमत पहले आंकी गई। उसके बाद इस मूल्य को मुद्रा के मूल्य में बदला गया और साल भर में खेती होने वाले औसत खर्च को उस मूल्य से में से निकालकर भूमि की शुद्ध आय आंकी गई। भूमि का अधिकतम लगान मूल्य के लगभग आधे के बराबर निर्धारित किया गया। मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था। थॉमस मुद्रो ने मद्रास प्रांत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। मुद्रो द्वारा स्थापित यह व्यवस्था 30 वर्ष तक चलती रहती रही, किंतु इस व्यवस्था ने मद्रास में उत्पीड़न एवं कृषक वर्ग में असंतोष को उत्पन्न कर दिया। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि भूमि कर नगद राशि के रूप में देना पड़ता था और इसका वास्तविक उपज अथवा मंडी में प्रचलित दरों से कोई सरोकार तक ना था। यही नहीं, कृषक वर्ग भूमि कर्ज को लेकर साहूकारों के जाल में गिरफ्त हो गए। भूकर वसूलने के नियम इतने कठोर व निर्मम थे कि उस विषय में सोचने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भू को मारना, मनुष्य को कुबड़ा बनाकर बांध देना, घुटनों के पीछे ईंटें रखकर बैठाना उदाहरण थे। 1834 ईस्वी के नियम में यह आशा की जाती थी कि राज्य सरकार को भू भाटक का 50% मिलेगा, परंतु सरकार की यह आशा धरी की धरी रह गई, क्योंकि 1877-78 के बड़े भयंकर अकाल ने सरकार के सम्मुख किसानों की स्थिति की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कर ही दिया। इस प्रकार माना जा सकता है कि मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था ने उत्पीड़न व कृषकों की कठिनाइयों को जन्म दे दिया। अब बम्बई में रैयतवाड़ी व्यवस्था। 1835 में बिगनेट को बम्बई का भू सर्वेक्षण करने के लिए अधीक्षक बनाया गया। बिगनेट ने 1847 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के आधार पर बम्बई में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। इस रिपोर्ट के आधार पर कर भूखंडों पर निर्धारित किया गया, न कि किसान की समस्त भूमि पर। इससे अब कृषक जिस खेत को चाहता था उस खेत को छोड़ सकता था, जिसे चाहता था जोत सकता था, किंतु 30 वर्ष के लिए निर्धारित व्यवस्था में कठोरता तो थी ही। 1868 में जब व्यवस्था का पुनः सर्वेक्षण हुआ तो भूमि कर 100% तक बढ़ा दिया गया। इससे दक्षिण में 1875 में कृषक विद्रोह हो गया। सरकार को बाध्य होकर 1879 ईस्वी में कृषि राहत अधिनियम डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट पास करना पड़ा। इस अधिनियम ने कृषकों को साहूकारों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया, परंतु मूल समस्या जो कि त्यों बनी रही। देखते हैं, भूमि कर की समस्या तो यथावत बनी रही। बंबई में रैयतवाड़ी की व्यवस्था ने निसंदेह कृषक वर्ग में असंतोष को जन्म दिया। वस्तुतः बंबई में इसके मुख्य दोष भूमि कर की अधिकता एवं अनिश्चितता थे। यही नहीं, कलेक्टर द्वारा निश्चित की गई दर को कृषक स्वीकार करने के लिए बाध्य था, क्योंकि ऐसा न करने पर उसे भूमि में बेदखल होना पड़ता था। रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त के लाभ एवं दोष, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रैयतवाड़ी लैंड सेटलमेंट। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कृषक को सीधे भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया गया था। चलो, एक बात अच्छी है, क्योंकि प्रशासन उनसे ही सीधे कर वसूल कर सकता था। जब तक कृषक कर देता था तब तक वह भूमि का स्वामी था। अतः कृषक अच्छी उपज करने के लिए अधिक श्रम के लिए बाध्य हुआ। लंबी अवधि के लिए कर निर्धारित कर दिए जाने से भी कृषक लाभान्वित हुए, किंतु इतना सब कुछ होते हुए भी व्यवस्था के दोषों में इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस व्यवस्था के दोषों ने ही मद्रास एवं बंबई में कृषक असंतोष एवं उत्पीड़न को जन्म दिया था। भूमि कर की अधिकता ने कृषकों की स्थिति शोचनीय बना दी थी। स्नेह यानी धीरे धीरे गांव के प्रमुख लोग मध्यस्थ का कार्य करने लगे। वे भी जमींदारों के समान कृषकों का शोषण करने लगे। भू राजस्व में स्थायित्व प्रदान करने में यह प्रणाली असफल रही। प्रभाव क्या हुआ इसका? रैयतवाड़ी व्यवस्था का भारतीय जनजीवन पर मिश्रित प्रभाव हुआ। इस व्यवस्था के तहत आने वाले सभी क्षेत्रों के इतिहास की दृष्टि में रखते हुए यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि कृषि का विकास एवं कृषि की अवनति, ये दोनों ही बातें रैयतवाड़ी से जुड़ी हैं। कृषि का विकास उसी औसत में हुआ जिस औसत में राजस्व का निर्धारण कम हुआ, और एवं कृषि की अवनति उसी मात्रा में उन क्षेत्रों में हुई जहां कर निर्धारण क्षमता से कहीं अधिक हुआ। डॉक्टर नीलमणि मुखर्जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, सामान्यतः रैयतवाड़ी व्यवस्था उन उद्देश्यों को पूरा न कर सकी
जिनके लिए उन इसके व्यवस्थापकों ने सोचा था। इस व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य भू राजस्व के अच्छा संग्रह और रैयत की स्थिति में सुधार करना था। इस व्यवस्था ने जहां तक पहले उद्देश्य का संबंध है पूरी तरह पूरा किया, किंतु दूसरे उद्देश्यों में पूरी तरह असफल रही। इस व्यवस्था के तहत गांव के जो प्रमुख थे उनकी प्रतिष्ठा और शक्ति में गिरावट आई और वहां व्यक्तिगत रैयत की साख बढ़ी, क्योंकि अब ये प्रमुख भी उसी श्रेणी में आ गए थे जिसमें सामान्य कृषक को रखा गया। अब वे रैयत और राजा के बीच मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभा सकते थे। लेकिन यह भी कहना गलत होगा कि ग्राम ग्राम प्रमुखों का प्रभाव बिल्कुल ही समाप्त हो गया। इस व्यवस्था के तहत जो सामाजिक स्थिति में बदलाव आया उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी देखने को मिलता है। इस व्यवस्था ने दक्षिणी भारत में व्यक्तिवाद की भावना को जागृत किया। रैयत की यह धारणा विकसित हुई कि वे भूमि के स्वामी हैं। ब्रिटिश सरकार के साथ उनका सीधा संपर्क मानसिकता के लिए काफी महत्वपूर्ण था। समीक्षा समूचे प्रकरण की समीक्षा करते हुए कहा जा सकता है कि इस व्यवस्था में दक्षिण भारत के सामाजिक ढांचे में कोई अमूल परिवर्तन नहीं हुआ। यद्यपि समाज के एक वर्ग ने इसकी स्थापना से अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को खो दिया और दूसरे वर्ग ने इसे प्राप्त कर लिया। इसके साथ ही इस व्यवस्था ने एक सम- प्रभावकारी मनोवैज्ञानिक परिवर्तन की छाप लोगों पर छोड़ी, किंतु ग्राम प्रधानों का प्रभाव समाज में पूरी तरह समाप्त न हो सका। वे अब भी ग्रामीण जनजीवन को प्रभावित करते रहे। इस प्रकार से रैयत वाली व्यवस्था को जिन उद्देश्यों को लेकर बनाई गई थी वह पूरे न हो सके। तो इस वीडियो में हम लोगों ने भू व्यवस्था पढ़ी। आगे हम अपने चैनल पे इन्हीं पाठों से संबंधित जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो भी अपनी वीडियो अपलोड करेंगे चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।